So, matter in our surroundings, lecture number 3. और लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसका मतलब ये है कि कोई मैटर है और मैटर 3 स्टेट में होता है। पहला स्टेट सॉलिड, दूसरा स्टेट लिक्विड, तीसरा स्टेट गैस। यहां पर इसने ये पूछा है कि कोई मैटर एक स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड में या फिर गैस में, क्या वो अपना स्टेट बदलता है? क्या वो अपना स्टेट बदलेगा? क्या उसका स्टेट चेंज होगा? अब इसके पीछे हम देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लैटेंट हीट के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए ध्यान से देखिए। यहां पर इसमें ये पूछा है कि जो मैटर है क्या वो अपना स्टेट चेंज करता है। इसका मतलब ये है मान लीजिए यहां पर एक आइस क्यूब रखा है, ये एक आइस क्यूब है। तो आइस क्यूब सॉलिड स्टेट में होता है। जो आइस क्यूब होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। क्या इसका स्टेट चेंज होता है? क्या इसका स्टेट चेंज हो सकता है? और इसका आंसर होगा यस। अगर हम आइस को हीट करें, अगर हम आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा? तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। अगर आप लिक्विड को फिर से गर्म करें तो ये वेपर में बदल जाएगा। अगर आप वेपर को कूल करते हैं तो फिर से ये वाटर ड्रॉप में बदल जाएगा। दिस इज वाटर ड्रॉप। तो इसका मतलब क्लियर है। हमने यहां पर देखा जो मैटर है ये इसका स्टेट चेंज होता है। आपके पास आइस था, उसको गर्म किया, लिक्विड में बदल गया। लिक्विड को गर्म किया, वेपर में बदल गया। वेपर को कूल किया, वाटर ड्रॉप में बदल गया। क्लियर? क्या और कोई टेक्निक है और कोई मेथड है जिससे हम किसी भी मैटर का जो स्टेट है उसको चेंज हम कर सकते हैं? यहां पर तो हमने हीट दिया। क्या और कोई मेथड है? आंसर इज यस, एंड दैट इज प्रेशर। दैट इज प्रेशर। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो भी जो मैटर है इसका स्टेट चेंज हो सकता है। कैसे? देखिए ध्यान से। जो एलपीजी सिलेंडर होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
या फिर डिओडोरेंट्स होते हैं, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, इनमें क्या होता है, इसके अंदर गैस होता है, गैस। अगर इन कंटेनर को आप प्रेस करोगे, जो नोजल है उसको अगर प्रेस करोगे तो आपको वहीं से गैस निकलता हुआ दिखेगा। अगर इसे पकड़ के थोड़ा सा शेक करोगे तो आपको महसूस होगा कि इसके अंदर तो लिक्विड है, पानी है, पानी जैसा कुछ है। जैसे ही आप नोजल को प्रेस करोगे उससे गैस निकलेगा। अगर थोड़ा सा शेक करोगे तो आपको उसके अंदर से कुछ लिक्विड जैसा महसूस होगा। ये तो चमत्कार हो गया, अंदर है कुछ और बाहर निकल रहा है कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर लिक्विड नहीं है, इसके अंदर गैस है। और गैस को एकदम हाई प्रेशर के अंदर डाल के रखा जाता है, जिससे जो गैस है ये क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। अब ये गैस लिक्विड में बदल जाता है, बात को समझ में नहीं आ रही। जो गैस है वो लिक्विड में कैसे बदलता है, लिक्विड में क्यों बदलता है? तो चलो इसको देखते हैं क्यों बदलता है। इसका आंसर तो हम देखेंगे ना पहले। मैं इसको रहने, कहां तक दिख रहा है थोड़ा सा। ओके, तो मान लीजिए जो गैस भी तो एक मैटर है और इसके एटम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में कितना गैप है, दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड से प्रेस करेंगे और इसको इस साइड से प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, ये सब पास आ जाएंगे। तो जिससे कुछ इसका नाम मैं दे देता हूं, ए, बी, सी और डी, ताकि जानने में थोड़ा सा आसानी हो। ए, बी, सी और डी। तो ये देखिए, जब हमने दोनों साइड से प्रेशर अप्लाई किया तो ये कितने पास आ गए, ये कितने पास आ गए। तो ये गैसियस स्टेट में थे और ये जो स्ट्रक्चर एटम का आप देख रहे हो, दिस इज लिक्विड, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यहां पर गैसियस स्टेट में था और यहां पर लिक्विड स्टेट में आ गए। तो यहां पर हमने दो चीजें साफ तरीके से देखा कि जो मैटर है, मैटर जो होता है इसका स्टेट चेंज होगा अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करें या फिर प्रेशर। टेम्परेचर से हो या फिर प्रेशर से हो, इसका स्टेट चेंज हो सकता है। टेम्परेचर देने पर, जैसे यहां पर हमने टेम्परेचर दिया, हीट दिया आइस लिक्विड में, फिर से हीट दिया वेपर में, फिर से उसको टेम्परेचर को कम कर दिया वाटर ड्रॉप में, स्टेट चेंज हो गया। और यहां पर हमने प्रेशर दिया, जो गैस था लिक्विड में बदल गया। तो टेम्परेचर देने पर या चेंज करने पर या फिर प्रेशर चेंज करने पर क्या होता है, ये जो मैटर का स्टेट होता है इसका स्टेट बदल जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम देखते हैं।
बायोलॉजी। तो फास्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। अभी हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज होने पर जो मैटर है उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है या फिर स्टेट चेंज होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक बीकर लिया, इसके अंदर वाटर ले लिया, और यहां पर एक थर्मोमीटर को डाल दिया ताकि मुझे टेम्परेचर के बारे में मालूम पड़े। ठीक है, और नीचे से इसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया और नीचे से इसको हीट किया। तो यहां पे क्या होगा, ये बात को समझाने से पहले एक चीज दिमाग के अंदर आप डाल दीजिए, एक चीज आप दिमाग के अंदर डाल दीजिए। अगर मैं किसी सॉलिड में एटम का स्ट्रक्चर करूं तो वे ये कुछ ऐसा होगा। अगर मैं कोई लिक्विड इसका एटॉमिक अरेंजमेंट करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं गैस के एटम्स के अरेंजमेंट करूं तो ये कुछ ऐसा होगा। और हमने पहले देखा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है दो एटम्स के बीच होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ये दो एटम के बीच होता है। ठीक है, तो यहां पर भी दो एटम्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर सबसे ज्यादा है सॉलिड में, लिक्विड में कम है और गैस में क्या होगा और कम है, बहुत ही कम है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है यहां पर भी है और यहां पर, क्या हम ये फोर्स को तोड़ सकते हैं? अब ये एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। क्या इन दोनों के बीच जो फोर्स है क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? अब जैसे ये मेरे पास एक चौक है, क्या मैं इसे तोड़ सकता हूं? द आंसर इज यस, हाँ तोड़ सकता हूं। कैसे? अगर मैं कुछ एनर्जी सप्लाई करूं, यहां पर मैंने कुछ एनर्जी दिया जिससे जो बॉन्डिंग था ये टूट गया, तो यहां पर अगर
मैं एनर्जी दूंगा, यहां पर अगर मैं एनर्जी कुछ दूंगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्डिंग है इसको मैं तोड़ सकता हूं। यहां पर अगर मैं कुछ एनर्जी दूंगा तो ये जो बॉन्डिंग है ये मैं तोड़ सकता हूं। अगर मैंने सॉलिड को एनर्जी दिया तो ये बॉन्डिंग टूट जाएगा और ये लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि एटम एटम के बीच में बॉन्डिंग कुछ ऐसा होता है और ये बॉन्ड टूटा तो दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। तो इसका मतलब सॉलिड में जुड़े हुए थे और लिक्विड में थोड़ा सा गैप आ गया, तो ये तो लिक्विड स्टेट हो गई। अगर लिक्विड को और भी ज्यादा गर्म करोगे तो ये गैप और बढ़ेगा, और गैप कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, गैसियस स्टेट में। तो पहले सॉलिड था, हीट किया, थोड़ा सा गैप बढ़ा, लिक्विड हुआ, और इसको हीट किया और ज्यादा गैप बढ़ा तो ये क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक है, तो सॉलिड था, लिक्विड में बदला और फिर गैस हो गया। तो ये होगा, कैसे होगा, अगर हम एनर्जी दें तो, अगर एनर्जी ना दें तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी, ये फिनोमेना यहां पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह था कि अगर हम एनर्जी सप्लाई करें तो ये एटम और एटम के बीच में जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, हम उसको तोड़ सकता हूं। ठीक है, लिक्विड में एटम एटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो आकर्षण बल होता है, हम उसको तोड़ सकता हूं। किसकी मदद से, एनर्जी के मदद से। अगर हम एनर्जी देगा तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग को हम तोड़ सकता हूं। ठीक है, तो यही बात, यह व्यवहार होगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी तो पी लेंगे, दो बच्चे की जान लोगे। आज तो श्री गणेश चतुर्थी है, तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको बुद्धि दे, आपको विद्या दे, आपको ज्ञान दे, और आपकी उम्र आपकी लंबी करे, आपको एक अच्छा सेहत और बहुत अच्छी स्वास्थ्य दे। सो जय जवान जय किसान। आपका भारत महान और मेरा भी भारत महान। सो यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वाटर को हीट किया। वाटर को हीट करने पर क्या होगा, जो वाटर को हीट करने पर क्या होगा, ये पानी को हीट किया, जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा तब जो वाटर है ये वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आई। यहां तक हमने देखा कि अगर हम हीट या फिर एनर्जी सप्लाई करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस हो उसका स्टेट चेंज हो सकता है। कैसे, ये लिक्विड है तो ये रहा लिक्विड, और जो एटम एटम के बीच का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसे होता है। एनर्जी अगर हम देंगे तो इनके बीच में जो गैप है ये बढ़ जाएगा, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कम हो जाएगा, जिससे लिक्विड का जो नेक्स्ट स्टेट होता है गैसियस स्टेट, ये लिक्विड गैसियस स्टेट में आ जाएगा। बात समझ में आई, एकदम क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है। अगर यहाँ पर हम हीट को बढ़ा दें तो क्या होगा, अगर हम हीट को बढ़ा दें
तो क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, रस्ते से गाड़ी चल रही है, जो एक्सीलेटर का बार है, जो केबल है, अगर आपने उसको जोर से ऐसे जोर से ऐसे कर दिया, जोर से एक्सीलरेट किया, जोर से अगर आपने बाइक को एक्सीलरेट किया तो आपकी जो गाड़ी की जो तेजी है वो बढ़ जाएगी डेफिनेटली। तो यहां पर हम वाटर का टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, जो टेम्परेचर ऑफ वाटर ये भी बढ़ जाएगा। वाटर का टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पर थर्मोमीटर 100 डिग्री दिखा रहा था, तो इसका टेम्परेचर अब 200, 300, 400 ऐसे दिखाएगा। तो बात तो यही है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। आप ये सोचोगे यार, हमने बाइक की एक्सीलरेशन बढ़ा दी और हमारी गाड़ी तेज जाने लगी। अगर हम बहुत तेज दौड़ना शुरू करेंगे तो हम जल्दी कोई भी जगह में पहुंच सकेंगे, लेकिन यहां पर हीट को नीचे से हमने बढ़ाया। ये हीट तो पानी को गर्म किया, लेकिन थर्मोमीटर तो फिर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही दिखा रहा है। तो ये हीट जा कहां रहा है, ये हीट जा कहां रहा है जो थर्मोमीटर के पकड़ में नहीं आ रही। देखो भाई, हमने पहले देखा कि हीट के मदद से, हीट के मदद से हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, और हमने हीट दिया। हीट देते गए पानी गर्म होता गया, और थर्मोमीटर में जो रीडिंग है ये बढ़ता गया। थर्मोमीटर का जो रीडिंग है ये बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया। हमने तो हीट नीचे से देना बंद नहीं किया, हम तो हीट देते रहे, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर नहीं बढ़ता रहा। तो फिर हमने ये सोचा कि हमने टेम्परेचर तो दिया, लेकिन ये टेम्परेचर गया कहाँ? ये टेम्परेचर आखिर गया कहाँ जो ये थर्मोमीटर के पकड़ में नहीं आ रहा है, और थर्मोमीटर वही 100 डिग्री सेल्सियस पे रुका हुआ। अब ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय हो गई। अब क्या करें? तो क्या करें? चलो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यहां पर हीट क्यों नहीं बढ़ी? हम यहां नीचे से हीट देते गए, हीट पानी के अंदर जाता रहा, लेकिन थर्मोमीटर के पकड़ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका आंसर हम देखेंगे यहां पर। हमने लिया था वाटर एक लिक्विड होता है, और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है ये बहुत हाई है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये थोड़ा सा लो होता है। ये लो हो या चाहे हाई हो, ये बात नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे ये एटम इसको खींचता है, ये एटम इसको खींचता है, ये एटम इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा। अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? अगर हम एनर्जी देंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लागू हो गई। जो हमने नीचे से एनर्जी दिया, जिससे क्या हुआ, ये जो एनर्जी है ये क्या किया एनर्जी ने? जो भी एनर्जी हमने दिया, ये एनर्जी ये बॉन्ड को ब्रेक करने में लग गई। ये बॉन्ड को, मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको ब्रेक करने में लग गई। ये बॉन्ड को ब्रेक करने में लग गई, जिसके लिए क्या हुआ, जो थर्मोमीटर है
वो एनर्जी को पकड़ नहीं पाया, एनर्जी को पकड़ नहीं पाया। टेम्परेचर कब बढ़ेगी? टेम्परेचर बढ़ने के लिए उसका कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर मैंने पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने पर क्या होता है, हमने पार्टिकल के कैरेक्टर में देखा था, क्या देखा था कि अगर हम हीट करें तो एटम जो रैंडमली मूव करता है ये मूवमेंट बढ़ जाएगी। मूवमेंट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एनर्जी देने पर क्या होता है, जो पार्टिकल की मूवमेंट इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो एनर्जी गेन करता है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिससे उसकी मूवमेंट और तेज बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगा, हीट अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये थर्मोमीटर उसे पकड़ लेगा और यहाँ पर रीडिंग बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो भी हमने एनर्जी दिया वो एनर्जी सिर्फ ये बॉन्ड को ब्रेक करने में लग गया। जो भी एनर्जी हमने दिया ये एनर्जी ये बॉन्ड को ही ब्रेक करने में लग गया, तो यहाँ पर सब बॉन्ड ब्रेकिंग में लग गया। एक बार जितने भी वाटर के पार्टिकल हैं सबके बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद सब फिर से एनर्जी गेन करेंगे, उसके बाद उनके बीच में जो मूवमेंट है ये मूवमेंट और तेज बढ़ जाएगा, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी। उसके बाद उन जो मूवमेंट है उनका ये बहुत बढ़ जाएगा, उसके बाद सब फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा और जिससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और तब जाके ये जो थर्मोमीटर है इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो बात कुछ ऐसी है, तो यहाँ पर इसीलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ी क्योंकि जितना भी हमने हीट दिया ये सब बॉन्ड ब्रेकिंग में लग गया। बात समझ में आई? लेकिन हमने हीट दिया था, ये हीट किधर गया? बॉन्ड ब्रेकिंग में लग गया और इसीलिए उस हीट को जो थर्मोमीटर है पकड़ नहीं पाया। ठीक है, और इस हीट को हम कहते हैं लास्टिंग हीट। तो लाटेंट हीट क्या होता है? द हीट needed to break the bond between particles of matter। मैटर चाहे किसी भी स्टेट में हो, उसके पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी जो हीट आपको चाहिए दैट हीट इज नोन एज लैटेंट हीट, और ये लैटेंट हीट को थर्मोमीटर पकड़ नहीं पाएगा। बात समझ में आई? मान लीजिए आपने एक आइस लिया, अगर आप नीचे से आइस को गर्म करोगे, आप नीचे से अगर आइस को गर्म करोगे तो क्या होगा? वेरी सिंपल है, जो आइस का टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस है। आप गर्म करोगे, हीट देते रहोगे, फिर भी इसका जो टेम्परेचर है 0 पे ही रहेगा। आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ? हमने तो नीचे से आइस को गर्म किया, हीट किया, फिर भी इसका टेम्परेचर 0 दिखा रहा है। अरे भाई, मैंने अभी आपको कहा था जब तक ये आइस क्यूब के पार्टिकल के बीच में जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है उन सब पार्टिकल्स के बीच में जितना भी बॉन्ड है
जब तक वो सारे बॉन्ड नहीं टूटते तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगी। अगर एक 1 ग्रेन आइस अगर बचता है तब भी इसका टेम्परेचर 0 पे रहेगा। एक बार सारे आइस मेल्ट हो जाएंगे तब टेम्परेचर, तब तो आइस तो वाटर में बदल जाएगा और तब टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि वाटर हो गया और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है तो टेम्परेचर है 1 2 3 4 50 60 70 80 90 10 और 100 में आ जाएगा। 100 में पहुंचने पर आप फिर से हीट करोगे, वाटर का जो टेम्परेचर है अभी नहीं बढ़ेगा। आपके पास आइस था, ठीक है, अब ये जो आइस है वाटर में बदल गया, फिर भी आप इसे हीट किए जा रहे हो तो ये जो टेम्परेचर है वाटर का ये 100 में आके रुक जाएगा। कब तक रुकेगा? जब तक सारे वाटर पार्टिकल्स में बीच में जितना भी बॉन्ड है ये नहीं टूटता तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। अगर एक ड्रॉप अगर वाटर भी बचता है तब भी वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। तो अभी जितना भी वाटर था सब वेपर में बदल गए, ठीक है, वेपर में बदल गया। अब आप क्या करोगे? आप अपनी हीट दे रहे हो तो आप जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस, अब जो टेम्परेचर है ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो हीट आपने दिया वो हीट सिर्फ पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेकिंग में लग गया, जिसको हम कहते हैं लैटेंट हीट। आई बात समझ में? लैटेंट हीट, और ये लैटेंट हीट हमेशा छुपा हुआ रहता है पार्टिकल्स के बीच में। आई बात समझ में? और जो लैटेंट हीट होता है इसके भी टाइप्स होते हैं। एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लैटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन। फ्यूजन का मतलब होता है, फ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होगा, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब आपके पास 1 किलो सॉलिड है, आप इसको चाह रहे हो लिक्विड में बदलने के लिए, इसीलिए आपको कुछ हीट चाहिए, द हीट यू नीड। लैटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन क्या है? आपके पास 1 किलो लिक्विड है, आपको इसको वेपर में बदलना है, इसलिए आपको जितना हीट चाहिए द हीट यू नीड। एक किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलो लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितना हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन। आई बात समझ में? तो हाथ ऊपर करो।
बात समझ में आई तो हाथ ऊपर करो यार, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? जो टेम्परेचर की यूनिट होती है दैट इज डिग्री सेल्सियस, और भी यूनिट्स होते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रोमर। लेकिन जो केल्विन है ये एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, जो केल्विन होता है ये ऐसा यूनिट होता है। और टेम्परेचर और केल्विन के बीच में एक रिलेशनशिप भी होता है। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 270 और सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम टेम्परेचर को, मतलब सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं और केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं। और भी एक रिलेशनशिप है जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर के बीच में है, दैट इज सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू R मतलब रोमर बाई 80। इस फॉर्मूले की मदद से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, रोमर को सेल्सियस में, रोमर को फ़ारेनहाइट में हम बदल सकते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, जल्दी से। अरे यहां तक समझ में आई क्या? हाथ ऊपर करो यार, हाथ ऊपर करोगे तो मुझे दिखेगा कैसे? मजाक कर रहा था। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भुजगदन्तशयनं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि कृष्णपादपङ्कजम्। अब देखेंगे सब्लिमेशन एंड डीसब्लिमेशन। सब्लिमेशन एंड डीसब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन क्या है सर? क्या है सर? देखो बच्चों, हमने अभी देखा कि अगर आपके पास लिक्विड है, अगर आप उसे हीट करते हो तो वो गैस में बदलता है। गैस को अगर आप कूल करते हो, नहीं यहाँ पर लिक्विड, अगर आपके पास सॉलिड आइस है, अगर आप उसे हीट करते हो तो ये लिक्विड में बदलता है। अगर आप लिक्विड को फिर से हीट करते हो तो ये वेपर में बदलता है क्या नहीं? लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, ड्राई आइस,
जो ड्राई आइस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जो ड्राई आइस है वो असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक कंटेनर में डाल के प्रेशराइज करें तो वो क्या करेगा, वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा और उसे हम कहेंगे ड्राई आइस। और इसका जो टेम्परेचर है लगभग -72 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। हमारा जो वाटर है, वाटर का जो आइस होता है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ड्राई आइस का टेम्परेचर -72 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर ड्राई आइस को आप हाथ से पकड़ोगे तो आपके हाथ, आपके टिश्यू, आपके सेल ये जल जाएंगे, जिसे हम कहते हैं व्हाइट बर्निंग, और ये बिल्कुल खराब हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। इसलिए ड्राई आइस को विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर पकड़ो मत। और इसका इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में यूज किया जाता है। अब जैसे अगर आप ये वाला वाटर वाला आइस यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ड्राई आइस यूज करोगे तो झट से हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है। और पिक्चरों में आपने देखा होगा जो फॉग वाला, धुआं वाला इफेक्ट बनाते हैं, दैट इज ड्राई आइस के मदद से ही बनता है, क्योंकि ये जल्दी से वेपराइज कर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीजें मैंने लिखी है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, ड्राई आइस, मॉथ बॉल्स, ये भी है। अगर ये सारे सॉलिड को आप हीट करोगे, अगर ये सारे सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो हीट करने पर ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाएंगे, ये सीधा गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। आपने यहाँ पे देखा, अगर कोई सॉलिड को हम हीट करते हैं तो ये लिक्विड में जाता है, फिर से हीट करने पर ये गैस में जाता है। लेकिन ये ऊपर जो मैंने कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस लिखा है, अगर आप इन्हीं में से कोई एक सब्सटेंस को पकड़ो, सॉलिड स्टेट को हीट करो, तो क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट नहीं जाएंगे, सीधा गैस को चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और ये सारे सब्सटेंस को सब्लिमेटिव सब्सटेंस कहा जाता है। आई बात समझ में? एकदम क्लियर। तो डीसब्लिमेशन क्या है? अगर हम गैस को कूल करें, गैस को अगर हम कूल करें तो ये गैस सीधा सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर सॉलिड को हीट किया, ये वेपर में बदला, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वेपर को कूल किया, सॉलिड में बदला, दिस इज डीसब्लिमेशन। आई बात समझ में? एकदम क्लियर। ओके।